हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। ठीक है। क्लास 9 में भी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी थी नंबर सिस्टम में। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे p एंड q जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। बस एक चीज ध्यान रखना होगा कि q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इरेशनल नंबर जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2, √3 और हमारा पाई हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से रेशनल नंबर है कौन से इरेशनल नंबर है। तो देखो, रेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक होता है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है बेटा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3/2, इसको डिवाइड करोगे तो देखो 1.5 आएगा। नंबर 5 के बाद जाके क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया 1.5। इसके आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स से 10/3। अब देखो 10 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9। ओके। पॉइंट यहां 10, फिर 10 मिल गया, 3 3 जा 9। तो ये बार बार क्या मिलेगा आपको, 10 मिलता जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 3.333333, इसी तरह एंड तक चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जब भी नंबर आपको या तो टर्मिनेटिंग मिल जाए या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मिल जाए, उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। बट इररेशनल का जो केस होता है, देखिए इरेशनल के केस में क्या होगा, नंबर जो हमारा होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो पाई। ठीक है। पाई की वैल्यू हम लोग बेसिकली 22/7 यूज कर लेते हैं और डेसिमल में 3.14 यूज कर लेते हैं। ठीक है। बट ये क्या होती है बेटा, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कभी उसका एंड होगा ही नहीं, मतलब कभी नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। करके देख लो, 7 3 टाइम्स में 21, यहां बच गया आपको 1 और 0। पॉइंट 7 1 जा 7। ओके। सो हियर विल बी 3 0। 7 4 जा 28, यहाँ पे 28 2 0। 7 2 जा 14, 6 0। 7 8 जा 56। सो देखो ये ऐसे चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, मतलब 3.1428 इसी तरह आगे तक, और कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक फिक्स चीज रिपीट कर रही है 3 3 3, जैसे 2 2 2 या 2 0 2 0 2 0 2 0, ऐसा कुछ रिपीटिशन का पैटर्न दिख जाए। इसमें रिपीटिशन का कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा। लेट्स से √2, √2 की हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 1.414, लेकिन ये यहाँ टर्मिनेट नहीं होता है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है। हम तो अप्रॉक्स वैल्यू मैथमेटिक्स में यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। और रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को हम लोग बेटा रियल नंबर्स कहते हैं। बट क्लास 10th में आप लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। बट हम लोग लेम्मा का यूज करके और दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ऑलरेडी प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और इसका यूज हम लोग करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो देखो यहां लिखा हुआ है यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है। तो लेट्स से हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं a एंड b। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मान लो किसी भी नंबर को हमको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसमें a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। हमेशा a उसी नंबर को लेंगे जो कि b से बड़ा होगा, और उसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां पे
0 विल बी लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। अब कहोगे सर ये ए बी क्यू आर सब क्या है, तो देखो ए हमारा क्या करता है बेटा, डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारा डिवाइजर को, क्यू हमारा क्वोशिएंट को, और आर हमारा रिमाइंडर को। छोटे क्लास में हम लोगों ने देखा होगा, हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, लेट कर लो दो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, एक ए लेना था, तो ए को मैंने 9 ले लिया और बी को मैंने 2 ले लिया। हमेशा याद रखना ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होनी चाहिए, यहां पे मैंने कंडीशन लिख रखी है। अब इसको हमको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 4 टाइम्स में 8 गया और हमको मिल गया रिमाइंडर 1। अब देखो यहां पे जो हमारा वैल्यू 9 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, 1 को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, जो 1 आया है। यहां पे जो बेटा हमारा 2 है, ये क्या है, डिवाइजर। 4 जो हमारा है वो क्या है, क्वोशिएंट। ठीक है, तो हम इसको अगर इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो डिविडेंड हमारा क्या हो गया 9, तो हम यहां लिख सकते हैं 9। डिवाइजर देखो यहां क्या है 2, तो 2। क्वोशिएंट क्या है बेटा 4, तो 4, और रिमाइंडर कितना आया है 1, सो 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। हम क्या किए, इसको ए और बी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेट्स एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू हम 15 ले लिए और बी की वैल्यू हम 4 ले लिए, तो 15 को अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब देखो यहां पे हमारे पास डिविडेंड क्या है बेटा 15, तो पहले डिविडेंड लिखते हैं, फिर डिवाइजर लिखते हैं, डिवाइजर क्या है 4, तो 4 लिख लिए, इनटू क्वोशिएंट, व्हाट इज क्वोशिएंट हियर 3, तो 3 हो गया, और प्लस 3। अब देखो यहां हमको कंडीशन दी हुई है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। तो पहले वाले केस के लिए हमारे पास 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2। तो यहां पे आर के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो 0 भी हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है, देखो 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर, विच मींस 0 भी आर हो सकता है और 2 से छोटा होना चाहिए, विच मींस 1 भी हो सकता है। तो आर की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या तो 1। इसी तरह सेकंड वाले केस में देखो 0 इज लेस देन आर लेस देन बी की वैल्यू यहां क्या है बेटा 4। ठीक है, तो अब यहां पे 0 भी वैल्यू हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो यहां आर की कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, 0 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। बस आपको ये कंडीशन याद रखनी होगी कि a हमेशा b से बड़ा होगा, फिर उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का यूज कहां पे होगा, ये तो सिर्फ फॉर्म हमने दिखा दिया कि किसी भी दो नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से हम लोगों ने सीखा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का यूज हम लोग करते हैं बेटा टू कंप्यूट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाले थे, अब हम लोग क्या सीखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप्स हम लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बस यहां पे कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइजर को दोबारा ए लेंगे और रिमाइंडर को बी लेंगे और रिपीट करेंगे ईडीए। ईडीए का मतलब होता है बेटा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि आखिर हम लोगों को करना क्या है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं 455 एंड 42। ठीक है, मान लो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले देखो कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी है तो इसको ए लेट कर लेंगे, ये छोटी है इसको बी। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और तीसरी कंडीशन 0 इज लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, अब हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे ए हमारा 455 है और बी हमारा 42 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 455 को 42 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखो ये 10 टाइम्स में कितना चला जाएगा 420, क्या बच गया तुम्हारे पास 35। अब इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखोगे तो a हमारे पास क्या है बेटा 455 जो कि डिविडेंड होता है, इज इक्वल टू b हमारा क्या होता है डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर हियर 42, क्वोशिएंट कितना है 10 तो 10 और प्लस 35, तो ये देखो b जो है यही रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर जब जीरो आता है, यहां पे देखो मैंने कंडीशन रूल में लिख रखी है, रिमाइंडर जब जीरो आता है तब तो डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर यहां पे क्या है 35, जीरो तो आया नहीं, तो उस केस में डिवाइजर जो होगा वो ए हो जाएगा, मतलब ये डिवाइजर था तो ये अब आपका ए हो गया और रिमाइंडर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम रिपीट करेंगे ईडीए, मतलब दोबारा हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो अब क्या है हमारे पास 42a है और b से हम डिवाइड कर रहे हैं मींस 35 से, तो 35 1 टाइम्स में 35, रिमाइंडर आ गया बेटा 7। तो अब हम यहां लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, तो 42 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारा 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है बेटा 7। अभी भी देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर क्या करोगे डिवाइजर को a ले लोगे और रिमाइंडर को b ले लोगे, और फिर लास्ट रूल हमारा क्या है रिपीट ईडीए, मतलब दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा लगा देंगे इस पे। तो अब 35 को 7 से डिवाइड करके देख लो, तो 7 5 टाइम्स में 35 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब इसको लिखो इस फॉर्म में, तो 35 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस 0। तो देखो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो रूल में हमारे पास लिखा हुआ है रिमाइंडर अगर 0 होगा तो डिवाइजर एचसीएफ होगा, तो यहां पे डिवाइजर कौन सा है 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बार बार हम स्टेप वाइज चलेंगे इस रूल के हिसाब से, अगर हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो तुरंत हमारा डिवाइजर जो होगा उस केस का वही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो डिवाइजर को ए ले लेंगे और रिमाइंडर को बी ले लेंगे और दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम उस पर अप्लाई कर देंगे। तो चलो एक और एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। यहां पे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। तो देखो यहाँ पे 867 एक नंबर है और दूसरा नंबर है बेटा 255, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो ये हो गया ए, ये छोटा है तो ये हो गया बी। अब हमारे पास कंडीशन है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और 0 शुड बी लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी, ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या करेंगे हम 867 को 255 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम्स, मान लो 3 टाइम्स में ले लेते हैं, तो 3 टाइम्स में 765 हो जाएगा, यहां आ गया 2, यहां आ गया 0, यहां आ गया 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 102, 102। तो हमारे पास रूल क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रूल दिखाया था आप लोगों को, क्या दिया हुआ था रिमाइंडर अगर 0 आ गया, ठीक है, तो जो डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, देखो रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो क्या करते थे डिवाइजर को ए ले लेते थे और रिमाइंडर को बी ले लेते थे। ठीक है, और दोबारा क्या कर देते थे रिपीट कर देते थे ईडीए। तो आपको रूल बेटा एकदम याद होना चाहिए, तब बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब 255 को हम 102 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा 204, यहां बच गया 1, यहां आ गया 5, 51। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो डिवाइजर को ए, मतलब ये ए हो गया और रिमाइंडर को बी। अब क्या करोगे 102 को 51 से डिवाइड कर लो, तो 51 2 टाइम्स में 102, रिमाइंडर आ गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो देखो यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइजर क्या होगा एचसीएफ, तो इस केस में डिवाइजर क्या है 51, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा 51। तो इस तरह से हम लोग बड़े से बड़े एचसीएफ को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम।
ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखो हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो करना है आपको कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो 2q के फॉर्म के होते हैं और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं और q कोई एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो याद करो हमारे पास जो फॉर्म होता था वो क्या होता था, a = bq + r। ठीक है, अब यहां देखो 2q बोल रहा है, 2q + 1 बोल रहा है, तो ध्यान से देखो ये 2q + 1, ये bq + r, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो यहां देखो bq है, यहां 2q है, तो b की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2, तो हम b की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, a = 2q + r। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन 2, b की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 2 तक ही जा सकती है। अब देखो r की या तो वैल्यू 0 होगी या तो वैल्यू 1 होगी, 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक बार दो केस बना लेंगे। पहले केस में हम लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में अगर हम a = 2q + r की जगह 0 रख लें तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2q। केस 2 में अगर हम r की जगह वैल्यू 1 रख लें तो a = 2q + r की जगह अगर 1 रख देंगे तो 2q + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब यहां पे q की कोई भी वैल्यू रखो, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रखना याद से। ठीक है, जैसे मान लो 1 रख लिए, 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, उसमें 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको हमेशा क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक है, और यहां पे q के जगह पे तुम 1 2 3 4 5 6 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के देख लो, मान लो 1 रख लिए तो 2 1 2, 2 + 1 3 ऑड हो गया, 2 × 2 + 1 5 ऑड हो गया। तो ये वाली कंडीशन जो होगी वो हमको क्या दे देगी, ऑड इंटीजर। तो ये वाला हमको दे दिया इवन पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे लिख सकते हो आप, और ये वाला हमको दे दिया ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, एकदम इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक है, एक चीज नोट में आप लोग एकदम याद कर लो, मैं यहां पे लिख देता हूं, जब भी क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 2 बोलेगा, डिविजिबल बाई 2, तो उसको एकदम सिमिलर समझना, सिमिलर टू मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 2 बोलेगा तो समझ लेना कि वही सिमिलर है मल्टीपल ऑफ 2 को, दोनों क्वेश्चन को हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे जो कि एकदम बेस्ड है इसी लॉजिक पे। ठीक है, जो मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, यही दो एग्जांपल पे बेस्ड उस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।